हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल परवीन ऑनलाइन क्लासेस में। तो गाइज आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट हमारा पार्ट नंबर 2 डिटर्मिनेट चैप्टर हमारा चल रहा था। अगर आप एनडीए एयरफोर्स XY ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं मैथमेटिक्स की, तो आप लोगों को मेरे चैनल के ऊपर पूरा सिलेबस मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। तो डिटर्मिनेट चैप्टर का एक पार्ट ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को डिटर्मिनेट की डेफिनेशन करवाई थी, डिटर्मिनेट की प्रॉपर्टीज बताई थी। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं आज की वीडियो के अंदर कि एडजॉइंट क्या होता है, इनवर्स कैसे निकालेंगे और सिस्टम ऑफ इक्वेशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है और कैसे हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सोल्व करेंगे यूजिंग डिटर्मिनेट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। और आप में से अगर किसी बच्चे ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज फर्स्ट पार्ट जरूर देख लीजिएगा। एंड सेकंड मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोग जो है अनअकैडमी के ऊपर हमारी लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है। वहां से आप जो है एनडीए से रिलेटेड आप जो है क्लासेस हमारी देख सकते हैं। फ्री क्लासेस भी है और पेड क्लासेस भी है, दोनों क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप पेड क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो आप मेरा ये रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा जितनी भी मंथ का आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं उसके हिसाब से। ओके, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरे आप दूसरे चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और एक मेरा न्यू चैनल है, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, जहाँ पे आप लोगों को क्लास +2 का मैथ का सिलेबस मिल जाएगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टीज करवाई थी, तो सबसे पहले एक प्रॉपर्टी और करवाता हूं मैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन 100% आता है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन 100% आता ही आता है। अब ये जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, देखिए, कोई भी मैट्रिक्स है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर की, सबसे पहले मैं जनरल बता देता हूं कि एक मैट्रिक्स ए है, किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ऑर्डर n की मैट्रिक्स है, ठीक है। उसका जो ऑर्डर है वो n क्रॉस n ऑर्डर है, ठीक है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। देन अगर आपको डिटर्मिनेंट निकालना है k इंटू ए का, k क्या है, कोई भी स्केलर नंबर है, कुछ भी कांस्टेंट नंबर है, कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी नंबर हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट नंबर है। तो अगर आपको k इंटू ए का जो डिटर्मिनेंट निकालना है, तो इस कांस्टेंट फंक्शन को आप, इस कांस्टेंट नंबर को आप जब डिटर्मिनेंट से बाहर लेके आते हैं तो ये k की पावर n बाहर आ जाएगा, इनटू में मल्टीप्लाई में a का डिटर्मिनेंट, और n जो होगा वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स a होगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं, ये प्रॉपर्टी है, ये इतनी प्रॉपर्टी है। अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन के अंदर, तो ये क्या है, k इंटू ए का डिटर्मिनेंट, तो जो बाहर है वो आ जाएगा k की पावर 3, क्योंकि a का जो ऑर्डर है वो 3 क्रॉस 3 है, और इनटू में a का डिटर्मिनेंट। इसका मतलब इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब इसका यूज ऐसे भी होता है, जैसे मैं आपको बता देता हूं, कहता है कि एक मैट्रिक्स ए है ऑफ ऑर्डर, किस ऑर्डर की, 3 क्रॉस 3, एंड ए का जो डिटर्मिनेंट है वो आपका 4 है। देन आप ये बताओ कि 2 इंटू ए का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या होगा। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी यूज करते हैं, 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को जब डिटर्मिनेंट से बाहर लेके आएंगे तो 2 की पावर 3 बाहर आएगा, क्योंकि ए का ऑर्डर क्या है, 3, और इनटू में ए का डिटर्मिनेंट, तो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8, इनटू में ए का डिटर्मिनेंट हमें गिवन है कितना है, 4, इसका आंसर आ जाएगा 32। तो 2a का जो डिटर्मिनेंट है वो आ जाएगा 32। क्लियर, सिंपल है, इजी है, आसान है। ओके गाइस, ठीक है ना। तो इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया। दूसरी एक चीज और बता देता हूं कि अगर दो मैट्रिक्स है a इंटू बी, इस पूरे का डिटर्मिनेंट है, तो आप अलग अलग डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर a इंटू बी का होल डिटर्मिनेंट है तो इसको लिख सकते हैं a का डिटर्मिनेंट इंटू में b का डिटर्मिनेंट। अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है आपके पास, एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। कोई भी मैट्रिक्स ए है, उस मैट्रिक्स ए के सबसे पहले एडजॉइंट लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए, इस टाइप से डिनोट करते हैं एडजॉइंट को, ये रहा,
और एडजॉइंट क्या होता है कि मैट्रिक्स ए के कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। मतलब जैसे एक मैट्रिक्स ए है किस ऑर्डर की 1 2 3 4 2 क्रॉस 2 ऑर्डर। तो सबसे पहले मैट्रिक्स ए के हर एलिमेंट का आपको कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? कोफैक्टर। जैसे 1 है, 1 का कोफैक्टर क्या होगा? इसके सामने वाला क्या होगा? 4, क्योंकि 2 क्रॉस 2 की है। और ये नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? 1 3। याद रखना 1 और 3 तो वो चीज भी आएगी -1 की पावर 1 प्लस में 2 और इनटू में इसके सामने वाला एलिमेंट क्या है? 3, तो ये आएगा -3। फिर 2 1 का कोफैक्टर निकालोगे तो ये -2 आएगा। फिर 2 2 का कोफैक्टर निकालोगे तो ये क्या आएगा? 1। तो क्या कर दो? एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा? ट्रांसपोज किसका? कोफैक्टर मैट्रिक्स का। 1 1 एलिमेंट क्या आया? 4, 1 2 एलिमेंट क्या आया? -3, 2 1 एलिमेंट क्या आया? -2 और 2 2 एलिमेंट क्या आया? 1। अब इसका ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज करने के बाद वो ए का क्या आ जाएगा? एडजॉइंट आ जाएगा। क्लियर? सिंपल सी डेफिनेशन। अगर कंसेप्ट वाइज देखना है तो ये देख लो, एक मैट्रिक्स ए है किस ऑर्डर की? 3 क्रॉस 3। तो हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालो। A11 का कोफैक्टर क्या होगा? C11। 1 2 का कोफैक्टर क्या होगा? 1 2। 1 3 का कोफैक्टर क्या होगा? ये 2 1 का कोफैक्टर। और इसकी एक मैट्रिक्स बना ली और उसका क्या कर दो? ट्रांसपोज कर दो, तो आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए निकल कर आ जाएगा। क्लियर गाइस? सिंपल सी डेफिनेशन। ठीक है? और ऐसे नहीं मत सोचना कि सर ये तो लेंथी बहुत पड़ेगा। लेंथी कुछ नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस की बात है। नेक्स्ट, the adjoint of a square matrix of order 2 can be easily obtained by interchanging the diagonal element and changing sign of diagonal element। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे आपके पास 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, उसका एडजॉइंट निकालना आसान है। डायरेक्ट तरीका है कि जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उनको आपस में इंटरचेंज कर दो और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है इनके साइन चेंज कर दो। तो ये आपके पास क्या आ गया? एडजॉइंट आ गया। देख लो, इसका ट्रांसपोज करके देखो, ये बनेगा। और ये इधर ट्रांसपोज चूज नहीं करना, ये डायरेक्ट एडजॉइंट आया है। कुछ भी अगर मैं ले लेता हूं 1 -1 0 4, इसका अगर आपको एडजॉइंट निकालना है और किस ऑर्डर की है? 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है, तो क्या करो? इन दोनों एलिमेंट, डायगोनल के एलिमेंट को आपस में इंटरचेंज कर दो और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है इनके साइन चेंज कर दो। माइनस का है तो प्लस का लिख दो, प्लस का है तो माइनस का लिख दो। तो ये आ गया इस मैट्रिक्स का डायरेक्ट एडजॉइंट। ठीक है? तो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स का एडजॉइंट आप ऐसे निकालो। और 3 क्रॉस 3 के एडजॉइंट निकालना है तो ये मेथड आपको निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर निकाल के ट्रांसपोज करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स। ठीक है? प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, कोई भी मैट्रिक्स ए है उसकी मल्टीप्लाई अगर एडजॉइंट ऑफ ए से करेंगे, ए की मल्टीप्लाई अगर उसके एडजॉइंट से करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा? ए का डिटर्मिनेंट इनटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी किस ऑर्डर की होगी? जिस ऑर्डर का ए होगा। ए अगर 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है और मैं कहता हूं कि फाइंड करो ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, तो भैया पूरा निकालने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो? ए का डिटर्मिनेंट निकाल लो। मान लेते हैं 5 आ गया, तो आंसर आ जाएगा 5 इंटू में 1 0 0 0 1 0 0 0 1। 5 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे 5 0 0 0 5 0 0 0 5, ये आंसर सी। ठीक है? और दूसरा इसका ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, एक क्वेश्चन और बना के बताता हूं आप लोगों को कैसा बनेगा। जैसे मैं कहता हूं कि ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 4, देन ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो आपका क्या होगा? किसके इक्वल?
तो आपको प्रॉपर्टी बताना चाहिए कि ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है वो होता है ए का डिटर्मिनेंट इंटू में आइडेंटिटी। ए का डिटर्मिनेंट कितना है 4 इंटू में आइडेंटिटी, तो उस केस में ये इसका आंसर। बस हो गया, ठीक है। अब ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करो या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए करो, दोनों इक्वल होते हैं और दोनों इसी के इक्वल आएंगे, एक ही बात। सेकंड प्रॉपर्टी कि अगर ए का एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट निकालना है, ए के एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो आप क्या करो, ए का डिटर्मिनेंट निकालो, उसकी पावर कर दो n-1 और n क्या होगा, ए का ऑर्डर। जैसे यही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अगर मैं बोलता कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो ए का डिटर्मिनेंट की पावर n-1, ए का डिटर्मिनेंट कितना है 4 और इसकी पावर n, ऑर्डर कितना है 3 - 1 मतलब 2, तो आंसर आ जाता है 16। तो ये प्रॉपर्टी यूज होगा। थर्ड प्रॉपर्टी की एडजॉइंट का ही एडजॉइंट निकालना है। ए का एडजॉइंट निकाल लिया आपने सबसे पहले, फिर इसको दोबारा से एडजॉइंट निकालना है, तो वो किसके इक्वल होगा भाई, ए की मल्टीप्लाई कर दो ए के डिटर्मिनेंट की पावर n-2 से, ठीक है। और इसका डिटर्मिनेंट निकालना हो, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, ए का डिटर्मिनेंट की पावर n-1 का स्क्वायर। सारी प्रॉपर्टीज मैंने लिखी हुई है। फिफ्थ प्रॉपर्टी कि ट्रांसपोज का एडजॉइंट निकालो या एडजॉइंट निकाल के ट्रांसपोज कर दो, एक ही बात है, ठीक है। ठीक है ना, फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई, थर्ड होगी, फिफ्थ, फोर्थ होगी, फिफ्थ। ए के ट्रांसपोज का अगर आपको एडजॉइंट निकालना है या आप ए का एडजॉइंट निकाल लो, उसका ट्रांसपोज कर दो, एक ही बात। सिक्स प्रॉपर्टी कि ए इंटू बी का अगर एडजॉइंट निकालना है, ए इंटू बी का अगर एडजॉइंट निकालना है, तो अगर आप क्या करो, बी का एडजॉइंट पहले निकाल के इसकी मल्टीप्लाई में ए का एडजॉइंट, याद रखना पहले बी का एडजॉइंट आएगा, मल्टीप्लाई में फिर ए का एडजॉइंट आएगा। सेवंथ, ए की पावर एम का एडजॉइंट निकालना है, तो आप पावर एम बाहर लिख लो, ए का एडजॉइंट निकाल लो, उसकी पावर एम कर दो। 8, एडजॉइंट के इंटू ए निकालना है, तो के को जब एडजॉइंट से बाहर लेके आएंगे तो के की पावर n-1 बाहर आ जाएगा। n क्या होगा, ऑर्डर इंटू में ए का एडजॉइंट। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एडजॉइंट आइडेंटिटी होता है, जीरो मैट्रिक्स का एडजॉइंट जीरो ही होता है, जीरो मैट्रिक्स ही होता है। एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एडजॉइंट भी सिमेट्रिक होता है, डायगोनल मैट्रिक्स का एडजॉइंट भी डायगोनल होता है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एडजॉइंट भी ट्रायंगुलर होगा। अगर ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स है, ए अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट भी जीरो है। मतलब अगर ए का डिटर्मिनेंट जीरो है तो उसके एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट भी जीरो आएगा। यहाँ वैल्यू देख लो, इसके प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ए का ये जीरो है तो यहाँ जीरो पुट करोगे तो ये वैल्यू जीरो ही हो जाएगी। तो ये इसकी 14 प्रॉपर्टी है और 14 की 14 एक से एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एक भी प्रॉपर्टी ऐसी नहीं छोटी जो मैंने यहाँ लिखी ना हो, तो वो सारी प्रॉपर्टी मैंने लिख दी। प्रैक्टिस करोगे याद भी हो जाएगी, 2-4 बार इस सभी को पेज पे उतार लेना, ठीक है। इन सभी प्रॉपर्टीज को आप एक पेज पे उतार लेना ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए, बार बार रिवाइजन, ठीक है। और वैसे मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा मैं, वहां से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। सबसे पहले जो इनवर्स निकलता है वो हमेशा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का निकलता है, याद रखना। सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब अगर ए का डिटर्मिनेंट जीरो है तो कभी भी आप इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर ए का डिटर्मिनेंट जीरो आता है तो उस केस में उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। वो जो मैट्रिक्स होती है वो आपकी इनवर्टिबल नहीं होती। इनवर्टिबल मैट्रिक्स वो होती है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करे, और इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब आपका उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है। और किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स को हम डिनोट करेंगे ए की पावर -1 से। मतलब अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ए है तो इसका जो इनवर्स होगा उसको लिखूंगा ए की पावर -1। ए इनवर्स को ऐसे लिखेंगे, और ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए।
ए आपको गिवन होगा, ए का एडजॉइंट भी आप निकाल सकते हैं, ए का डिटर्मिनेंट भी आप निकाल सकते हैं। तो 1 डिवाइड बाय, जैसे डिटर्मिनेंट आ गया 3 इंटू में एडजॉइंट जो भी आए आप 1/3 की एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई कर देना, मतलब एडजॉइंट ए के हर एलिमेंट को 1/3 से मल्टीप्लाई कर देना, आपके पास क्या आ जाएगा, ए इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, देख लो नीचे वाली लाइन में क्या लिखा है मैंने, ये कहता है द नेसेसरी एंड द सफिशिएंट कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है। अगर 0 के इक्वल आ गया तो उसका इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज भी बता देता हूं आप लोगों को इनवर्स की। फर्स्ट प्रॉपर्टी, किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप 2 बार इनवर्स करते हैं तो वापस वही मैट्रिक्स आ जाती है। सेकंड प्रॉपर्टी कि एक ट्रांसपोज का इनवर्स निकाल लो या एक इनवर्स निकाल के ट्रांसपोज कर दो, एक ही बात है, दोनों इक्वल आएंगे। थर्ड प्रॉपर्टी कि अगर a इंटू बी है और इसका होल इनवर्स है तो पहले b का इनवर्स आएगा फिर a का इनवर्स आएगा। अगर a इंटू बी इंटू सी का होल इनवर्स है तो पहले c का इनवर्स फिर b का इनवर्स फिर a का इनवर्स। हमेशा पहले लास्ट वाला पहले, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट। फोर्थ प्रॉपर्टी, जैसे अगर मैं कहता हूं कि a क्यूब का इनवर्स निकालो, चाहे एक क्यूब का इनवर्स निकालो चाहे एक इनवर्स का निकाल के क्यूब कर दो, बात एक ही, दोनों इक्वल है। ठीक है, ये देख लो एग्जांपल। नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी कि अगर आपको ए के इनवर्स का एडजॉइंट निकालना है तो आप ए का एडजॉइंट निकाल लो फिर उसका इनवर्स निकाल लो, बात एक ही। मतलब इनवर्स को और एडजॉइंट को होल इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, पूरे का इनवर्स लिख सकते हैं। सिक्स्थ प्रॉपर्टी जो कि इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालना है तो आप उसको लिख सकते हैं 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या आप इस इनवर्स को बाहर ए का डिटर्मिनेंट की पावर -1, तीनों ए की इक्वल है। सेवंथ, अगर आपको डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है, मैं एक एग्जांपल लेके आप लोगों को समझाता हूं, ये वाली प्रॉपर्टी। अगर आपको एक डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है, फॉर एग्जांपल जैसे एक मैट्रिक्स ए है, मैं कह देता हूं कि है आपके पास 2 0 0 0 3 0 0 0 4, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। इसका आपको अगर इनवर्स निकालना है तो इसके एलिमेंट्स का इनवर्स कर दो। इनवर्स का मतलब उल्टा, जैसे 2 है 2 का उल्टा 1/2 0 0 0 1/3 0 0 0 1/4, तो ये इसका आंसर है। सिंपल, एलिमेंट का इनवर्स होता है। नेक्स्ट एट्थ प्रॉपर्टी, एक ए अगर सिमेट्रिक है तो उसका इनवर्स भी सिमेट्रिक हो। ए अगर डायगोनल है, शर्त यह है कि ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो ए इनवर्स भी डायगोनल होगा। ए अगर स्केलर है तो ए इनवर्स भी स्केलर होगा। ए अगर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है देन ए इनवर्स भी ट्रायंगुलर होगा। और एवरी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स प्रोसेस ए यूनिक इनवर्स, हर मैट्रिक्स का अपना अपना इनवर्स होता है। कभी भी किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स एक से दो, मतलब इनवर्स कभी एग्जिस्ट नहीं करते। जैसे एक मैट्रिक्स ए है, मैं कहता हूं कि ए का जो इनवर्स है वो है बी, तो सिर्फ एक ही इनवर्स होगा, एक से ज्यादा इनवर्स नहीं होता है, हमेशा एक यूनिक इनवर्स होता है। अगर ए का इनवर्स बी है और ए का इनवर्स सी भी है तो बी और सी दोनों सेम ही होंगे, इक्वल होंगे, याद रखें। ठीक है, तो हमेशा यूनिक इनवर्स होता है, हर मैट्रिक्स का एक ही इनवर्स निकलता है, कभी भी दो इनवर्स नहीं निकलते। ठीक है ना, हमेशा एक यूनिक इनवर्स होता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज मैंने आप लोगों को बता दी इसकी इनवर्स की। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब आपके पास 2 इक्वेशन दी होगी, 3 इक्वेशन दी होगी, उन इक्वेशन का सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, किसका यूज करके, मैट्रिक्स का यूज करके, डिटर्मिनेंट का यूज करके हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है,
तो यहां तो मैंने n नंबर ऑफ इक्वेशन ले रखी है, ठीक है। तो लेकिन मैं आप लोगों को सिंपल से तरीके से 3 इक्वेशन लेके बताता हूं, ओके। जैसे मेरे पास 3 इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन में लिख लेता हूं। 3 इक्वेशन है, a1 x प्लस में b1 y प्लस में c1 z इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट d1 ले लिया। नेक्स्ट a2 x प्लस में b2 y प्लस में c2 z इज इक्वल टू d2। नेक्स्ट तीसरी इक्वेशन है a3 x प्लस में b3 y प्लस में c3 z इज इक्वल टू d2। सबसे पहले इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैं किस में लिखूंगा, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूंगा। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं, सबसे पहले आप ये देखो कि कितने वेरिएबल की इक्वेशन है, 3 वेरिएबल की इक्वेशन है। इसका मतलब ये होगा कि 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनेगी। पहले एक मैट्रिक्स बनाओ जिसके अंदर आप क्या करो, फर्स्ट इक्वेशन में जो x y z के जो कोफिशिएंट है वो क्या है, a1 b1 c1, तो ये आपकी फर्स्ट रो बन गई। सेकेंड इक्वेशन में जो x y z के कोफिशिएंट है a2 b2 c2, ये सेकेंड आपकी रो बन गई। नेक्स्ट a3 b3 c3 आपकी थर्ड रो। और इसके मल्टीप्लाई में वेरिएबल क्या है, x y z, तो वेरिएबल लिख दो x y z। और इक्वल टू में क्या है, d1 d2 d3, ये एज इट इज ऐसे लिखना जैसे मैं लिख रहा हूं d1 d2 d3। तो ये क्या बन गई मेरे पास, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन की क्या बन गई गाइस, यहां मेरे पास बन गई ये मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है। मैंने क्या किया, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब देख लो, चाहे आप इनकी आपस में मल्टीप्लाई करके कंपेयर करके देखना, ये फर्स्ट इक्वेशन ये बनेगी, सेकंड ये और थर्ड ये बनेगी। तो ये मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया मैंने। यहाँ देख लो, जनरल इक्वेशन देख लो, ये मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इसको हम a से डिनोट करेंगे, ये देख लो। इसको हम x से डिनोट करेंगे, ये देख लो। और इक्वल टू वाले को हम b से डिनोट करेंगे, ये देखो। a हमारे पास आ गया, x हमारे पास आ गया और b हमारे पास आ गया। और हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो a बना था, जो हमने 3 इक्वेशन ली थी, a1 बना था a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, ये हमारा a बना था। और x जो बना था वो बना था x y z। और जो हमारा b बना था वो बना था d1 d2 d2, ठीक है। अब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के हमारे पास 3 सॉल्यूशन आते हैं। 3 सॉल्यूशन कौन कौन से होते हैं, या तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन निकलेंगे, मतलब x y z की वैल्यू एक एक आएगी। दूसरा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। और तीसरा कि एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन होगा। अब वो डिपेंड किस पे करता है, वो 3 केस किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, वो 3 केस हमारे इस मैट्रिक्स A के ऊपर डिपेंड करते हैं। देख लो अब पहला केस, इफ अगर A का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ जाए। कौन से A का डिटर्मिनेंट, इस A का डिटर्मिनेंट निकालोगे आप और वो नॉट इक्वल टू 0 आ गया, देन उस केस में जो सिस्टम होता है वो कंसिस्टेंट होता है। याद रखना, उस केस में सिस्टम क्या होगा आपका, कंसिस्टेंट होगा एंड हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। और जो आपका सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, यूनिक आएगा। और सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन आपका होगा x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। x आपको गिवन है, a इनवर्स आप निकाल सकते हैं, b आपको गिवन है, a इनवर्स b की प्रोडक्ट करो, x यहां से आपके पास x y z की वैल्यू आ जाएगी, दोनों को कंपेयर करके। तो याद रखना, जब a का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है तो उस केस में वो कंसिस्टेंट होता है और हमेशा एक यूनिक सॉल्यूशन निकल के आपके पास आता है, ठीक है। सेकंड, बाकी 2 केस कब आते हैं, बाकी के दोनों केस तब आते हैं जब आपका a का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ जाए। a का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ जाए तो 2 केस बन जाते हैं। क्या निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे a का अर्जॉइंट इनटू में b। अगर आ जाए 0, देखो अगर a का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आया तो आपका डायरेक्ट सॉल्यूशन आ गया। लेकिन अगर a का डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो उस केस में आपको ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी।
ए का एडजॉइंट इनटू में बी निकालना पड़ेगा। अगर ए का एडजॉइंट इनटू में बी अगर 0 आ जाए देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट होगी और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे। उस केस में उसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। और अगर एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी नॉट इक्वल टू 0 आ जाए देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट एंड नो सॉल्यूशन। तो उस केस में उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। मैं एक बार बढ़िया तरीके से आपको रिपीट कर देता हूं। देखो बड़ा ही आसान है, दिमाग में इस पे ध्यान मत दो, इस पे ध्यान मत दो। यहां देखो, अगर ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 यूनिक सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन निकालना है तो ये ऐसे निकालने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल अगर यूनिक सॉल्यूशन आएगा ना तो जैसे 3 इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लेना। एग्जाम में ये नहीं चेक करता कि आप कौन से मेथड से आंसर निकाल रहे हो, लेकिन एलिमिनेशन मेथड इजी होता है कि पहले x को रिमूव कर लो, y और z में इक्वेशन आ गई, फिर y और z को रिमूव कर लो, z की वैल्यू आ जाएगी, y की आ जाएगी x की। तो ये इतना फंडा करोगे ना, अगर आप लोग x a इनवर्स निकालोगे फिर b के साथ प्रोडक्ट करोगे फिर ऐसे करोगे तो भैया मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इससे आसान है कि एलिमिनेशन मेथड लगाओ, और एलिमिनेशन मेथड ऐसे आसान है कि ऑप्शन का यूज करो। जो ऑप्शन इन तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वही आंसर होगा। वो x y z की वो वैल्यू जो इन तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो अपने अपने तरीके हैं क्वेश्चन को करने के, लेकिन मेथड्स मैं आपको बता रहा हूं। देखो, अगर a का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 तो यूनिक सॉल्यूशन होगा और कंसिस्टेंस होगी। क्या होगी? कंसिस्टेंस। अब अगर a का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ जाए तो उस केस में आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी एडजॉइंट ऑफ a इनटू में b। a का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो बाकी क्वेश्चन फिर इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आंसर क्या है, एडजॉइंट ऑफ a इनटू b पे। अगर वो 0 आ जाता है तो आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन और सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो जाएगी कंसिस्टेंस। और अगर नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो नो सॉल्यूशन। बस समझ आया? सिंपल सा केस। इसका एक एग्जांपल देखो, जैसे ये एग्जांपल ये कहता है द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन कब होता है? जब a का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ जाए। ये देख लो, a का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन भी होते हैं और नो सॉल्यूशन भी होते हैं। तो दोनों, जब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन भी बोले तब भी a का डिटर्मिनेंट 0 है, और नो सॉल्यूशन बोले तब भी a का डिटर्मिनेंट 0 है। तो हम a का डिटर्मिनेंट वाला केस लेके चलते हैं। हमें बोल दिया कि इसका सॉल्यूशन ही नहीं है, इसका मतलब a का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आएगा। और a क्या होता है? फर्स्ट एलिमेंट देखो क्या है, x का कोएफिशिएंट क्या है? अल्फा। यहाँ y का कोएफिशिएंट 1 और z का कोएफिशिएंट 1 1। यहाँ क्या है? 1 अल्फा 1 अल्फा 1। नेक्स्ट ये 1 1 अल्फा। इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है? 0 के। बस डिटर्मिनेंट निकालो, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल हो गया ना, आसान। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे? 2 सॉल्यूशन होंगे, या सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा, या सॉल्यूशन नहीं होगा, या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे? तो टोटल कितने सॉल्यूशन होंगे इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। ओके गाइस, तो ये हमारा हो गया डिटर्मिनेंट का कंसेप्ट कंप्लीट, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट का हमने प्रॉपर्टीज पढ़ ली, डेफिनेशंस पढ़ ली, एडजॉइंट पढ़ लिया, एडजॉइंट की प्रॉपर्टी पढ़ ली, इनवर्स पढ़ लिया, इनवर्स की प्रॉपर्टीज पढ़ ली, और हमने पढ़ लिया सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज भी मैंने आप लोगों को बता। तो ये डिटर्मिनेंट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट में आप लोगों को डिटर्मिनेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं 2019 पेपर सेकंड से लेकर 2010 पेपर फर्स्ट तक, डिटर्मिनेंट से रिलेटेड जितने भी एनडीए के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे के सारे मैं नेक्स्ट क्लास में आपको करवाऊंगा। 2 पार्ट बना लेंगे, 2 या 3 पार्ट बनेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। लगभग मुझे लग रहा है कि 70-80 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो 2 या 3 पार्ट में कन्वर्ट करके उसको मैं आपको करवा दूंगा।
ओके, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ एंड वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग जरूर मुझे बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। और गाइज आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आप में से अगर कोई बच्चा न्यू है, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ देखो नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा कॉर्नर में, उस पर प्रेस कीजिए और सब्सक्राइब बटन दबा लीजिए। ओके, एंड बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि मेरी हर क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और हमेशा शाम को 8 बजे मेरे चैनल पे एक वीडियो आती है, हमेशा शाम को 8 बजे। अगर बाई चांस अगर आप किसी वजह से बेल आइकन या किसी वजह से नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंचता है तो आप शाम 8 बजे 8 PM डायरेक्ट चैनल पे आओ और वहां आपको एक न्यू वीडियो अवेलेबल मिलेगी। ओके, चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सब बच्चों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम आप सभी स्टूडेंट्स को।